Welcome to Tathastu ICS. My name is Rishi Kodwani and this is the mains answer writing session for GS2 Polity subject for the year 2024. In this session, we are going to solve two questions from 2024 mains examination. So without wasting much time, let's begin with the first question. The first question says, examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation, one election principle. This question has to be answered in 150 words, and which means that this question would be for 10 marks. Now, after reading this question, we need to bifurcate, we need to deconstruct this question. तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एक वर्ड पे पहले थोड़ी सी एम्फोसिस देंगे. फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज एग्जामिन, यहाँ पे ही हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. कभी कभी क्वेश्चन में डिस्कस आता है, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिन आता है, कभी कभी एक्सप्लेन आता है, कभी कभी क्रिटिकली इवेल्युएट आता है, कभी कभी क्रिटिकली एग्जामिन आता है. द पॉइंट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स इज दैट इन केस ऑफ एग्जामिन हमारा सिर्फ यहां पे पॉइंट ये है कि हमें उसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं. यही अगर क्वेश्चन में आता डिस्कस, एक्सप्लेन या क्रिटिकली एग्जामिन, तो हमारा आंसर राइटिंग अप्रोच बदल जाता. अभी हम आंसर राइटिंग अप्रोच में एग्जामिन के बारे में पढ़ेंगे. तो एग्जामिन में वी आर ओनली गोइंग टू इंक्लूड द मेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन. अब हमने क्या एग्जामिन करना है? दैट इज द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नीड क्या है, यानी हमें व्हाई डू वी रिक्वायर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. हमें जरूरत क्या है, हमारी कंट्री में ऐसी क्या जरूरत है कि हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म करने की जरूरत पड़े, एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज. क्या इसके लिए इस एजेंडा पे क्या कोई कमेटी भी बनी है? हमें मालूम है कि बहुत सारी कमिटीज अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जिनकी एडवाइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है. तो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कोई कमिटीज बनी है विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल? अब हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत सारी कमिटीज बनी है, लेकिन हमने किस चीज पे एम्फोसिस देना है? विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन. दैट मींस व्हाट वी कंसिडर एज साइमल्टेनियस इलेक्शंस. इस प्रिंसिपल पे क्या कोई कमेटी बनी है और इस कमेटी ने क्या कोई रिकमेंडेशन दी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए? ये हमारा क्वेश्चन है. तो दीज आर दी कीवर्ड्स. सबसे पहले हमारे आंसर राइटिंग में हमारा मेन पॉइंट होता है कि हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी नीड टू एग्जामिन. एग्जामिन का मतलब यहां पे है कि जो भी क्वेश्चन की मेन थीम है उस पे मेन पॉइंट्स उसके लिखने, मेन सिग्निफिकेंट फीचर्स उसके सामने लेके आने. मेन थीम है क्या कि हमने पहली बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, और पर्टिकुलरली कौन से रिफॉर्म के बारे में बात करनी है? पर्टिकुलरली हमने वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है. क्या इससे रिलेटेड कोई कमेटी आई है तो हमने उस कमेटी का नाम भी लिखना है. ये सारी चीजें हमने 150 वर्ड्स में लिखनी है. 150 वर्ड्स में आपको यूपीएससी में दो साइड्स मिलती हैं. वन पेज, टू साइड्स मिलती हैं. तो आपको अपने आंसर को दो साइड में लिखना है. 150 वर्ड का जो सवाल होता है, 10 मार्क का जो सवाल होता है 150 वर्ड का, फॉर दैट यू आर अलॉटेड फॉर अबाउट 7 to 7.5 minutes per question. So we are going to wait. I have tried to explain you, I have tried to deconstruct you this question. अब मैं आपको 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं. I am giving you a time gap for 7 minutes so that you can complete your answer writing. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या मेन पॉइंट्स आने चाहिए थे. तो साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन को अटेंड भी करेंगे और उसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो भी समझेंगे. तो अब मैं आपको 7 मिनट का टाइम देता हूं. आपका टाइम शुरू होता है और अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए.
आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। अब हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारी क्या सबसे ज्यादा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमने ये देखना है इंट्रोडक्शन। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले करेंगे कि नीड ऑफ इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स। तो हमें इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म करने की यह जरूरत है दैट फॉर एनी कंट्री इन ऑर्डर टू मेंटेन डेमोक्रेसी, in order to maintain democracy we need to have elections. Now the country, the people, the citizens of the country will have trust on the government if these elections are independently and honestly without any malpractices are conducted. तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए होता है उस कंट्री के इलेक्शंस। तो हाउ गुड, हाउ एफिशिएंट, हाउ स्मूथली वी कंडक्ट द इलेक्शंस is an indicator of how democratic a country is. So in order to maintain smoothness and efficiency of electoral process, time and again हमें कुछ ना कुछ electoral reforms करने पड़ते हैं. Now one of the reforms that we have already done is from switching to ballot, we have switched to EVMs. हमने हमने voting machine को use किया है. In order to verify our vote, we have also included a system like VVPAT. In order to restrict the funding, we had introduced electoral bonds. But amongst all this, the main emphasis that the question wants is on one nation, one election. तो हमारे इंट्रोडक्शन में एक सिंपल सी चीज है. फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाई डू वी नीड टू हैव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. देन कम्स द बॉडी. Then comes the body, the main part. Body में we are going to introduce what is the principle of one nation, one election. We can give in very briefly, in very one line, what is the historical significance. Historical significance का मतलब क्या होता है? Historical significance का मतलब होता है that we know that from 1952 the first elections till 1967 the elections for Lok Sabha and Vidhan Sabha were conducted simultaneously, but due to Article 356 President's rule and due to loss of majority at the central level, the assemblies used to dissolve at an earlier stage. अपना 5 साल का tenure खत्म करने से पहले ही assembly dissolve हो जाती थी. Therefore, the election cycle had a discontinuity. There was a break in the election cycle. Therefore, one nation simultaneous election की cycle में break हो गया, and therefore this process never came together again. Now what we are trying to say is we established a committee, a high level committee under former President Shri Ram Nath Kovind. Also this happened in 2024. The committee gave its recommendation in 2024. लेकिन इसके अलावा इससे पहले भी 2015 में Law Commission had also submitted a report giving the rationals, giving the benefits, giving the advantages, ki what are the points that are there for promoting one nation, one elections. So we can give the advantages. We know that one of the advantages is that it reduces the financial burden. इसके अलावा हमें मालूम है कि there is एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है. सो इफ दे आर डिसकंटिन्यूअस इलेक्शन देयर विल बी इन द सेम प्लेस मल्टीपल टाइम्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नो डेवलपमेंट विल हैपन. सो इट विल कंटिन्यू विथ द डेवलपमेंटल projects. Then we also know that there are lot of
मैन पावर दैट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, वी नीड वॉलंटियर्स फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, वी नीड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मैन पावर दैट इज रिक्वायर्ड। तो एक बार में ही अगर हम इलेक्शंस कर लेंगे on numerous times, frequently, we will not require to divert our manpower, we will not require to divert our financial resources, we will not be diverting, or we will not be imposing model code of conduct so that our development projects can be hindered. तो ये हो गया हमारा बॉडी। बॉडी में क्या क्या आया? बॉडी में वी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल, वी सेड दैट देयर वाज अ कमिटी आल्सो, एंड वी आल्सो एक्सप्लेन्ड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब फाइनली जो सबसे लास्ट पार्ट है उसमें वी विल राइट अबाउट द बॉडी, उसमें वी विल राइट अबाउट द बॉडी। बॉडी में हम क्या ला सकते हैं? बॉडी में हम इसको फाइनली कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में, सॉरी, द लास्ट थिंग दैट वी आर कमिंग बैक इज विद कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या डालेंगे? कंक्लूजन में हम इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। पॉजिटिव नोट पे एंड करने, पॉजिटिव नोट पे एंड करने का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव नोट पे एंड करने का मतलब होता है दैट दिस प्रिंसिपल हैज गॉट लॉट ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज पॉपुलर, दैट मीन्स फ्रॉम पीपल, लॉट ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस एजेंडा, lot of people have supported this agenda, and finally we can end by giving this one statistics that, or one factual information, that the current law minister has introduced 129th constitutional amendment bill to fulfill this principle. तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप भी उठाया है? हाँ, हम we are going to explain that in the very last line, that we have also introduced 129th constitutional amendment bill which will be there for fulfilling the requirement of one nation one election. जो भी हमें constitution में the required processes, required provisions like article 82, like article 326, उन जगह पे जाके ये amendment कर देगा, changes कर देगा. So with this I am trying to help you in understanding how to deconstruct the question and what are the main points required in a particular question. इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत्स एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। अब इस क्वेश्चन को अगर पहली बार में समझेंगे, सो व्हाट इट मींस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आर वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन, व्हाट आर लोक अदालत्स एंड व्हाट आर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। तो दो कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट है लोक अदालत, सेकंड कंपोनेंट इज आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। सेकंड थिंग इज वी आल्सो नीड टू डिफरेंशिएट, सो वी नीड टू एक्सप्लेन इन सच अ मैनर दैट वी हैव सिमिलर पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। हम दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर करना है हमने? वी आर गोइंग टू कंपेयर फर्स्ट द लोक अदालत and second the arbitration tribunal. What are the points on which we can compare and contrast both the mechanisms, whether they entertain civil and criminal cases? That means ये सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इनकी jurisdiction क्या है। So this is how you can very easily deconstruct a question. आपको सिर्फ उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने। क्या कीवर्ड्स है? पहला कीवर्ड है एक्सप्लेन। अगेन एक्सप्लेन का मतलब क्या है? यू नीड टू ब्रिंग आउट दी मेन प्रोविजंस, मेन फीचर्स। किस चीज के मेन फीचर्स लेके आने हैं? लोक अदालत के एज वेल एज आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के, और आपको सिमिलर पॉइंट्स लेके आना है सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू बॉडीज। और लास्ट में आपने बताना है कि क्या उनकी जुरिस्डिक्शन में सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों आते हैं या नहीं आते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर 150 वर्ड्स। You need to attempt this question in 150 words. That means for 10 marks, and again you will be allotted about 7 minutes of time. तो ये क्वेश्चन को मैंने deconstruct कर दिया है। I am hoping that you will attempt this question. I am giving you a time frame of 7 minutes. You attempt this question in 7 minutes, और उसके बाद हम इसको पॉइंट फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। तो your time starts now.
I hope you have attempted this question and now understand what are the points that should have been included. So again, first we need to explain and distinguish between lok adalats and arbitration tribunals. So in order to understand what are lok adalats, first of all we will give an introduction. इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? Why do we need लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की जरूरत क्या है, ये क्वेश्चन आया क्यों है? We all have understood in current affairs, in news, in our polity questions, in our polity subject, that there is something known as pendency. That there is something known as pendency in judiciary. हमें मालूम है कि our judiciary is overclogged, is overburdened. इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी कंट्री की that there are so many cases pending in the judiciary but there are not too many judges to solve them. तो हमारे कंट्री में there are lot of problems with respect to pendency of the cases कि एक केस 10-10, 15-15 साल से चलता जा रहा है. Now, with respect to the pendency in judiciary, one of the ways, one of the judicial reforms that the country has, that the country practices is that there are some bodies, some quasi-judicial bodies like lok adalats and arbitration tribunals, which are going to give some kind of features, some kind of help, some kind of alternative mechanism in order to reduce the pendency in judiciary. So, इस context में ये question आया. So, first of all, what is the need? Why do we have lok adalats and arbitration tribunals? ये बॉडीज की जरूरत है ही क्यों? तो ये बॉडीज की जरूरत इसलिए है बिकॉज देयर इज पेंडेंसी इन जुडिशरी. इसके साथ यू कैन ऑल्सो गिव सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एंड देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इन सबको अगर मिला लेंगे, देयर आर अबाउट 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, देयर आर अबाउट 1100 judges in high court and there are about 25,000 judges in the subordinate judiciary. तो इन सबको अगर मिला लेंगे, there are somewhere around 27,000 judges that are there in India, and 27,000 judges are presiding over 140 crore people of India. इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिन पे जितने भी केस है उनको सॉल्व करने के लिए 27,000 जज हैं सिर्फ. सो 1:51,000 का रेशियो है. एक जज 51,000 लोगों के केसेस सॉल्व करेगा. दैट इज द अमाउंट ऑफ बर्डन आवर जुडिशरी इज फेसिंग. सो इट इज हाई टाइम दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर जुडिशरी. वी नीड टू declog our judiciary. We need to divert our cases from the mainstream judicial process and take them to the other unconventional, non-conventional, modern approaches. So this is the context in which we can introduce our question. The second part that is the body. Body में हम क्या क्या लिखेंगे? In body we can introduce that what is लोक अदालत. लोक अदालत होता क्या है? लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल, इफ यू रिमेंबर, इट इज मेंशन्ड इन आवर डीपीएसपी आर्टिकल 39A. व्हाट इज आर्टिकल 39A? इट इज लीगल, फ्री लीगल एड. इट इज फ्री लीगल एड under which there has been a law form, that is Legal Services Authority Act 1987. तो इस एक्ट के तहत हमने लोक अदालत बनाया है. सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दिस स्टैट्यूटरी बॉडी हैज जुडिशियल पावर. सो इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. Then we can discuss that what is the composition, what are its functions, and we know that in the functions of lok adalat it is capable
of overlooking and presiding over both civil and criminal cases. तो ये दोनों civil और criminal cases, civil and criminal cases के ऊपर preside करता है. Petty criminal cases like theft, like chain snatching, the compoundable, what we say is the compoundable offenses, जिन पे आप negotiation करके you can resolve the dispute outside the judiciary. Second thing that you can talk about is what are the arbitration tribunals? What are arbitration tribunals? Arbitration tribunals क्या होते हैं? Arbitration, to understand what are arbitration tribunals, we have something known as, if you remember that there is alternative disputes resolution mechanism, जिसको आप short form में ADR mechanism भी बोलते हैं, so that you can resolve the cases outside the court, outside the conventional judicial system, और आप इन cases को resolve कर दें. आप long process में ना फंस के, you can use the alternative dispute resolution mechanism in which there is arbitration, in which there is conciliation, in which there is mediation. So there are different forms by which you can resolve the cases. One of them is arbitration tribunals. So इसके लिए we have arbitration formation, arbitration formation and composition act 1996. इस एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनते हैं. तो ये भी एक पार्लियामेंट्री लॉ के तहत बना है, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई. दिस बॉडी हैज आल्सो द फंक्शन टू रिजॉल्व द केसेस, दैट इज आल्सो अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि हमने दोनों को कंपेयर भी कर दिया कि दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, बोथ हैव क्वासी जुडिशियल फंक्शंस आल्सो. इसका भी कॉम्पोजिशन इज मेंशन्ड इन द एक्ट, इसका भी फंक्शंस आर मेंशन्ड इन द एक्ट. And we know that the functions include to resolve such cases which are of commercial nature. कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दो कंपनीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, there's some kind of merger or acquisitions, there's some kind of termination, there's some kind of contract between two parties. उसमें अगर कोई dispute है, then we can resolve such disputes by arbitration. Majority of the times arbitration is used for such matters, which means there is no possibility of criminal cases. इसमें criminal cases are not included. So that is another feature for us to remember. And finally, we can come back to our last point, that is what will be the conclusion. What will be the conclusion for this? इस क्वेश्चन को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? इस क्वेश्चन को खत्म करने का तरीका सिंपली ये है that we know that there is, हम सब ने ये बचपन से पढ़ा है एक कोट, that justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. जितना ज्यादा पेंडिंग रखेंगे केस को, उतना जस्टिस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता. जितना आपने डिले कर दिया जस्टिस, अगर ताबड़तोड़ उसी टाइम जस्टिस नहीं डिलीवरी हुई, तो there is no point of giving justice. There is, justice has not been done. Therefore justice delayed is justice denied. इस चीज को फुलफिल करने के लिए वी नीड टू सॉल्व करेक्टली. ऐसा नहीं कि आपने गलत डिसीजन दे दिया, वी हैव टू सॉल्व इट करेक्टली विद ड्यू प्रोसेस. सॉल्व करेक्टली बट क्विकली इन अ स्मूदर प्रोसेस द केसेस. और उसके लिए वी हैव गिवन द कंट्री, द गवर्नेंस, the government has given us an option of ADR, in which there are both lok adalats as well as the arbitration tribunals. तो इनको use करके we can always get our justice and resolve our conflicts at a much faster rate, in a much cheaper rate as compared to the normal conventional judicial system.
So I hope you have got some idea how to understand, how to deconstruct the questions और how to attend the questions. क्या क्या pointers होने चाहिए, कितने टाइम में लिखना है, और इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, हाउ यू कैन एंड एंड हाउ यू कैन बिगिन एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी. इस तरीके से हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज इन आवर आंसर राइटिंग सेशन. So with this, I hope you have understood how to attempt the mains questions. In this video, we have tried to show you how to deconstruct the question, कि इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं किसी भी मेंस क्वेश्चन को, बॉडी में क्या क्या फैक्ट्स आते हैं, कितने फैक्ट्स लिखने चाहिए, एंड हाउ टू कंक्लूड अ क्वेश्चन ऑन अ पॉजिटिव नोट. ऐसे ही बहुत सारे सेशंस, हैक्स और टिप्स आपके लिए तथास्तु प्रोग्राम ला रहा है मेंस महारत प्रोग्राम में, इन विच आपको फोकस तरीके से वन ऑन वन मेंटरशिप के साथ, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी. ऑन द स्पॉट आपके इवैल्यूएशन किए जाएंगे और आपको मेंस 2025 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. सो ऑन दिस नोट आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन तथास्तु आईसीएस मेंस महारत प्रोग्राम, जिसके साथ हम आपको विश करते हैं कि इसी बार एक ही अटेम्प्ट में आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए. ऑन दिस नोट, थैंक यू.